गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। बच्चों, पहली बार यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन को प्रेस करें जिससे ICAR, PAT, BHU की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? सिंचाई एवं जल निकास। तो इसको क्या बोलते हैं? इरिगेशन लैंड ड्रेनेज। तो देखते हैं सिंचाई क्या होता है। सिंचाई क्या होता है कि आपने कोई भी फसलों को लगाया हुआ है, उसकी नमी को बरकरार रखने के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए आपको पानी की आवश्यकता होगी। मतलब कुल मिला के भूमि को नमी पहुंचाने के लिए आपको क्या करना होता है? सिंचाई करना होता है या जल की व्यवस्था मुहैया करवानी होती है। मतलब आप भूमि में क्या कर रहे हैं? जल दे रहे हैं, चाहे वो आप किसी भी विधि से क्यों ना दे। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? आपकी सिंचाई कहलाती है। अब देख लेते हैं तथ्य, देख लेते हैं हम लोग जो फैक्ट वाली बात है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है, ठीक है, तो टोटल भूमि का कुल क्षेत्र कितना है? 3,28,000, ठीक है, 48 क्या मिलियन हेक्टेयर। किस में है? मिलियन हेक्टेयर में है। क्लियर हो गया। तो खेती कितने भाग पर की जाती है? तो 143 मिलियन हेक्टेयर पर खेती की जाती है। यदि हम 1 हेक्टेयर इक्वल टू क्या होता है? 1 हेक्टेयर इक्वल टू क्या होता है? 2.471 क्या होता है? एकड़ में होता है। ठीक है, यदि हम एकड़ में बात करें तो कितने में होता है? 1 हेक्टेयर का कितना होता है? 2.747 क्या होता है? एकड़ में होता है। क्लियर हो गया। यदि हम बात करें सिंचाई की आवश्यकता के कारण, सिंचाई करना क्यों जरूरी है? तो सिंचाई करना क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत में वर्षा का एक समान वितरण ना होना। आपने देखा होगा यहाँ से जो क्वेश्चन पेपर में कैसे बनते हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो असम की जो घाटियाँ हैं, जिमरान जो है, इन एरियो में, मतलब जो हमारी 7 सिस्टर वाला एरिया है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, मेघालय है, तो इन एरियो में क्या होती है? वर्षा ज़्यादा होती है। और हम जैसे राजस्थान हो गया, यहाँ बारिश कम होती है। तो ऐसे एरिया जहाँ पर बारिश कम होती है तो कभी ज़्यादा बारिश होती है, कभी कम बारिश होती है। तो वर्षा का असमान वितरण होना, मतलब कुछ एरियो में बारिश का ज़्यादा होना और कुछ एरियो में बारिश का कम होना, इसका प्रभाव है। इसलिए हमको बारिश मतलब सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जिन स्थानों पर बारिश नहीं होगी उन स्थानों पर सिंचाई करना जरूरी होगा। वर्षा की अनियमितता, आपने देखा होगा कि कुछ एरिया में जैसे केरल है, गोवा है, यहाँ पर बारिश का समय क्या हो जाता है? जल्दी आ जाता है। मतलब जून के स्टार्टिंग में क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है। लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर क्या होता है? जुलाई के लास्ट तक क्या होती है? बारिश होती है। और कई बार तो बारिश नहीं भी होती तो सूखा पड़ जाता है। फिर देखते हैं कम वर्षा का होना। तो कुछ इलाकों में क्या होती है? बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, कुछ इलाकों में बारिश कम होती है। तो क्लियर हो गया। फिर देखते हैं अधिक पानी चाहने वाली फसलों को उगाने के लिए आपको क्या सिंचाई की आवश्यकता होती है? जैसे गन्ना उगाना है, बरसीम उगाना है, या आपको धान उगाना है। तो ऐसी फसलें जिनमें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती, तो ऑब्वियसली आपको पानी अलग से का प्रोवाइड इनको करवाना होगा। फिर देखते हैं मिट्टी में जल धारण शक्ति की कमी होना। कुछ मिट्टियाँ ऐसी होती है जिनमें क्या होती है? पानी को अपने अंदर सोखने की क्षमता नहीं होती। जैसे ही पानी गिरा, पानी क्या हो जाता है? तुरंत खेत से बाहर निकल जाता है। तो पानी क्या नहीं होता? आपके खेतों में रुक कर ठहर नहीं पाता। तो इस कारण से क्या होता है? आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मिट्टी क्या हो जाती है? सूखी हो जाती है। और नम मिट्टी में ही खेती होती। क्लियर हो गया। तो आपको पानी की आवश्यकता पड़ी। फिर शुष्क क्षेत्र, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो क्या होते हैं? शुष्क होते हैं। जैसे राजस्थान का लगभग एरिया क्या होता है? ड्राई होता है। तो यहाँ पर शुष्क क्षेत्र है, इसलिए बारिश करना जरूरी है। फिर आप सघन क्या कर रहे हो? कृषि को अपना रहे हो। मतलब आप या तो बहुफसलीय पद्धति को अपना रहे हैं, या तो क्या हो रहे हैं? पास पास खेती कर रहे हैं। तो क्या होगा ये आपका? ठीक है, क्या होगा? सघन खेती में आएगा। तो आपको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। फिर देखते हैं कीमती फसलें उगाना। मतलब जैसे आप क्या उगा रहे हो कीमती फसलों में? जैसे आप कपास की खेती कर रहे हो, या कुछ जिससे आपको कैश क्रॉप में जो आते हैं, जैसे गन्ना का उत्पादन कर रहे हो, तो पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी, क्योंकि पानी नहीं मिला तो फसल क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो क्या होगा? फसल उग ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो नष्ट हो जाएगी फसल। तो कीमती फसलों को उगाने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। फिर पाले से फसल को यदि बचाना, देख लिए कि पाला पड़ने वाला है, तो पानी यदि बगा दे तो पाले से काफ़ी हद तक आपकी फसल बच जाती, इसलिए भी आपको पानी की आवश्यकता होती है। फिर देखते हैं खेती के जीवाश्म पदार्थ सड़ाने के लिए, मतलब आपने गोबर खाद डाला हुआ है या कोई भी अन्य जो खाद आपने खेत में डाला हुआ है, इसमें क्या चाहिए? उसको सड़ाना गलाना है, तो पानी की आवश्यकता तो पड़ेगी। जब तो उस क्या होगी? सड़ेगी गलेगी। मतलब कुल मिला के आपको अच्छी फसल यदि उगाना है तो क्या चाहिए? पानी की आवश्यकता होती है। और पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं? इसमें क्या पूछे जाएंगे कि मध्य प्रदेश की परियोजनाएं कहाँ पर है। जैसे कोई भी बांध पूछ लेगा आपसे, कोई भी बड़ी बड़ी परियोजना पूछ ली जाएगी जो क्या होती है? सिंचाई के लिए उपयुक्त। जैसे इंदिरा गांधी परियोजना कहाँ पर है, खरगोन में कौन सी परियोजना बनी हुई है। ठीक है, तो ये सारी परियोजनाएं आपको याद करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए स्पेशल में एक वीडियो लेके आएंगे। अभी हम डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअली में सिंचाई के कौन कौन से तरीके हैं।
तो सिंचाई के लिए पानी के स्रोत कौन कौन से, तो नहर से होता है। पेपर में कैसा क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में नहर से सिंचाई कितने प्रतिशत होती है, तो ये लगभग 40 से 46%, जो भी आंसर में मिलेगा आपको लगाना पड़ेगा। कुएं से कितने परसेंट होती है, लगभग 35%। तो रेशियो आगे पीछे मिलता है, आपको 5% का क्या लेना पड़ेगा, एक एवरेज छोड़ के चलना पड़ेगा। हो सकता है 30 ऑप्शन में मिल जाए तो डायरेक्ट 40 मिलेगा, तो आपको जंप सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना। 30 यदि मिल रहा है तो 35 के नियरेस्ट जो भी मिले। तालाब से क्या होती है, 23 पर, तालाब नदियों से 23% होती है। यदि सिर्फ तालाब से यदि देखा जाए, तालाब नदियाँ झरने, उनसे 23% होती है। यदि तालाब से देखा जाए तो सिर्फ 15% होती है। क्लियर हो गया। अब जो पताल तोड़ कुएँ आते हैं, ये अपने उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, पौंडीचेरी है, जो तराई वाला क्षेत्र है, उन एरियो में क्या हो जाती है, पताल तोड़ कुएँ से की जाती है। क्या होता है, काफ़ी गहरा होता है। तो फिर देखते हैं सिंचाई की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो यदि हम इसी में बात करें, जैसे नहर है, तो नहर से सिंचाई क्यों नहीं करना चाहिए या नहर से सिंचाई क्यों करना चाहिए। नहर से सिंचाई करने से क्या फ़ायदा है कि पानी भरपूर मात्रा में समय पर मिल जाता है, ज़्यादा पानी मिल जाता है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। क्यों नहीं करनी चाहिए, तो कई बार क्या होता है, नहर का पानी काफ़ी दूर से आता है, तो वो हो सकता है कि खरपतवार साथ में लेकर आए। क्यों करना चाहिए में एक और प्रॉफिट ये होता है कि वो मिट्टी को बहाकर दूसरे एरिया से मिट्टी लेकर आता है, तो आपकी मिट्टी क्या हो जाती है, जो खादर बांगर वाला पढ़ते हैं, बांगर मतलब पुरानी मिट्टी, खादर मतलब नई मिट्टी, तो नई मिट्टी बन जाती, नई मिट्टी बन जाती है तो उर्वरक शक्ति ज़्यादा आ जाती है दूसरे के खेतों की। तो कुल मिला के इसके प्रॉफिट और लॉस दोनों चलते रहते हैं। तो कुएँ से को करना चाहिए। क्यों कुएँ से करने का क्या फ़ायदा होता है, अब देख लें, जैसे बोरिंग से करते हैं, ठीक है, तो बोरिंग जो हमारा होता है, ट्यूबवेल, ठीक, नलकूप, तो उसका जो व्यास होता है, पाइप का व्यास कितना होता है, तो 10 से क्या होता है, 20 सेंटीमीटर का होता है। लंबाई कितनी होती है, ये सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका थ्योरी बेस है। फैक्ट वाले भी क्वेश्चन आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। फिर देखते हैं विधियाँ, पृष्ठीय सिंचाई होती है। तो भारत का जो सबसे ज़्यादा एरिया है, मध्य प्रदेश का एरिया, पूरे भारत का सबसे ज़्यादा किस पर डिपेंड होता है, पृष्ठीय सिंचाई पर डिपेंड होता है। सरफेस पे हम सिंचाई करते हैं, जैसे कुएं के द्वारा, तो और सरफेस पूरा एरिया बना लेते हैं, पूरा जुताई करवा के, ठीक है, रोटावेटर चलवा के, तो सरफेस मेथड से सिंचाई करते हैं। फिर अधोपृष्ठीय सिंचाई होती है। अधोपृष्ठीय सिंचाई में क्या होता है कि जो कंकरीली भाग, जैसे आपका जो पृष्ठीय भाग होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है, तो क्या करते हैं, उसमें गड्ढा करके क्या करते हैं, कंकड़ पत्थर डाल देते हैं या टाइल्स डाल देते हैं, और फिर उसमें जो पानी एकत्रित होता है उसके थ्रू सिंचाई करते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि भाई टाइल्स कितने की होना की लंबाई और उसका व्यास कितना होना चाहिए। तो ऐसे फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर टपकाव या ड्रिप मेथड, तो ड्रिप सिस्टम आपने देखा होगा। ड्रिप सिस्टम क्या होता है, जैसे आपको ड्रिप लगाना है तो एक शटल रहती है, उसमें होल बने हुए रहते हैं, ठीक है, और बूंद बूंद पानी गिरता है, तो ये ड्रिप सिस्टम हो गया आपका। फिर आपका क्या, बौछारी सिंचाई, मतलब स्प्रिंकलर सेट हो गया आपका। तो ये सारी पद्धतियों के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी होगा। क्लियर हो गया। जैसे तोड़ पद्धति है, ठीक है, और कूड़ विधि है, दोनों किसकी पद्धति, पृष्ठीय सिंचाई की है, ठीक है, खेत समतल करने के बाद में कूड़ बना के, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर नाली बना के, थाला विधि के द्वारा या वलय विधि के द्वारा। थाला आपने देखा होगा कि यदि हम कोई गार्डन वगैरह लगाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए बगीचे वगैरह में थालरा बना के जो लगाते हैं। फिर वलय विधि है आपका। क्लियर हो गया। यहाँ से पेपर काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। फसलों की जल मांग, मांग और पूर्ति का नियम, यदि कोई इकोनॉमिक्स वाला व्यक्ति होगा तो आर्ट्स वालों से आप पूछ सकते हैं, कॉमर्स वालों से कि मांग और पूर्ति क्या होता है। जब किसी चीज़ की क्या हो जाती है, मांग बढ़ जाती है। यदि मांग बढ़ जाए, डिमांड यदि किसी चीज़ की मार्केट में बढ़ जाए कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बिक रही है, जैसे अभी देखा होगा आपने कोरोना के लिए मास्क वगैरह आए हैं, तो डिमांड बढ़ गई तो क्या हो जाती है, पूर्ति कम हो जाती है, क्योंकि लोग वह खरीदने वाले ज़्यादा हो जाते हैं और जो हमारा मार्केट में मटेरियल होता है वो कम हो जाता है। यदि फिर पूर्ति बढ़ जाए तो मांग कम हो जाती है, तो दोनों अपोजिट चलते हैं। तो मांग के आधार पर क्या हो जाता है, यदि हम जल मांग देखें, मांग के आधार पर हमारी जल की मांग, तो जल मांग मतलब वाटर रिक्वायरमेंट इक्वल टू क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन प्लस वाष्पीकरण प्लस पादप, ठीक है, चयापचय में प्रयुक्त जल प्लस विशिष्ट क्रियाओं में प्रयुक्त जल प्लस प्रयोग के समय हानियां। ये कई बार पेपर में फॉर्मूला भी पूछे जा चुके हैं, उसको इंग्लिश में भी देख लीजिएगा आप। ठीक है, फिर पूर्ति के आधार पर जल मांग, यदि पूर्ति के आधार पर देखा जाए तो ठीक है, क्या होता है, वाटर रिक्वायरमेंट इक्वल टू क्या होता है, सिंचाई जल प्लस भूमिगत जल का योगदान प्लस प्रभावकारी वर्षा। या किसकी बात की जाए, प्रभावकारी वर्षा बस यदि निकालना है हमको तो वर्षा प्लस अफवाह प्लस डीप, ठीक है, परकोलेशन, ठीक है, इसके द्वारा क्या प्रभावकारी वर्षा भी निकाली जाती है। अब हम देखते हैं कि फसलों की जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक, फसलों की जल मांग को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। तो जलवायवीय कारक क्या है, तापक्रम प्रभावित करता है, वायु गति प्रभावित करती है, उसकी आर्द्रता प्रभावित करती है, और सौर विकिरण होता है वो प्रभावित करता है। अब देखते हैं भूमि संबंधी कारक कौन कौन से होते हैं, किस में प्रभाव करती है भूमि में।
अच्छी किस्में होंगी तो भूमि को ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है, प्रोडक्शन ज़्यादा निकल जाएगा। लवणीयता देखेंगे कौन कौन से लवण भूमि में होते हैं। उर्वरकता देखेंगे कौन कौन सी भूमि को उर्वरकता की रिक्वायरमेंट होती है। मृदा देखेंगे, मृदा की जो नमी है। कार्बनिक देखेंगे कौन कौन से कार्बनिक रसायन है। रंग देखेंगे कि मृदा का रंग कौन कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें किसको प्रभावित करती है, भूमि को प्रभावित करती हैं। अब हम देखेंगे कि पौधों की जो कृषण क्रिया संबंधित कारक हैं किस में प्रभावित करती हैं, ठीक है, खेती के लिए। फिर जड़ों का विकास होना जरूरी है, निनाई गुड़ाई समय पर करवाना जरूरी है। पौधों की संख्या देखना पड़ेगा, जितना ज़्यादा पौधों की संख्या होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। फसल पकने की अवधि देखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी फसल पक कर आ जाती है। फिर रोग एवं कीड़ों का प्रकोप देखना पड़ेगा किस तरीके से होती है। फिर सिंचाई देखना पड़ेगा कि उसमें सिंचाई किस मात्रा में की जाती है। तो ये सारे फैक्ट वाले क्वेश्चन इनसे बनते हैं। क्लियर हो गया। अब देखते हैं जल क्षमता के अवयव। सबसे ज़्यादा पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं वो इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं जो अभी आपको मैं करवाने वाला हूं। तो क्या पूछा जाता है कि साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एम प्लस साई पी प्लस साई एस। तो क्या होता है, साई डब्ल्यू क्या होता है, किसी माध्यम की जल क्षमता। साई एम क्या होता है, किसी माध्यम के विभिन्न अणुओं द्वारा व्यवधान। ये हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक पेपर में पूछा जा चुका है। फिर है साई पी इक्वल टू क्या होता है, दबाव या गुरुत्वाकर्षण दाब। फिर साई एस क्या होता है, विलायक क्षमता, इसको बोलते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, पेपर में ये यहाँ से पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिल्कुल अच्छे से इसको याद कर लेंगे, एक दो बार इसको रिवाइज जरूर करेंगे। फिर देखते हैं जलमान ज्ञात करने का सूत्र पेपर में पूछा गया। डी इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन वी। डी इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन बी इक्वल टू मल्टीप्लाई में क्या होता है 8.64। 8 पॉइंट क्या होता है 64। बिल्कुल अच्छे से याद करेंगे। डी इक्वल टू बी अपॉन वी, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या है 8.64। बिल्कुल पेपर में पूछा गया। ये तो जरूरी नहीं कि जहां आपको याद हो, लेकिन पेपर में ये जरूर पूछा गया। डी क्या होता है जलमान, बी क्या होता है जलमान का आधार, और वी क्या होता है दिए गए पानी की मात्रा की गहराई, वो भी किसमें, मीटर में। और ये जलमान किस में होता है, क्यूसेक में। आपने देखा होगा, क्या होगा, क्यूसेक में होता है। किस में होता है, क्यूसेक में होता है। अब देखते हैं पानी उठाने वाले यंत्र। तो पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से और पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि पानी उठाने वाले यंत्र कौन कौन से। तो पानी कौन कौन उठाता है, एक मनुष्य द्वारा पहले पुराने समय में हम लोग रहेट से या फिर बेडी से उठाते थे। फिर पशुओं द्वारा चालू हुआ, धीरे धीरे अपडेट हुए। तो फिर आज के समय में क्या होता है, विद्युत चालित, मतलब हम लोग सिर्फ मोटर चालू कर देते हैं और पानी भरने लगता है। तो तीनों टाइप से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि कौन किससे बना है। ये तो पूछा ही जाता है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन कितना पानी उठाता है, कौन कितने हेक्टेयर जमीन को कंप्लीट करता है। और 1 हेक्टेयर में कितना होता है 2.47 एकड़ होता है। बिल्कुल। तो देखते हैं ढेकली, ठीक है, पहले उस समय लकड़ी की बनाई जाती ढेकली। तो ये कितनी मीटर पानी उठाती है। पेपर में 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा नॉर्मली कि भैया इसमें से मनुष्य चालित यंत्र कौन सा है या इसमें से मनुष्य चालित यंत्र कौन सा नहीं है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। फिर क्या पूछा जाता है कि जो ढेकली है वो कितने मीटर पानी उठाती है। 4-5 ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो कितने मीटर उठाती है, 4 से 6 मीटर पानी क्या होता है जमीन से ऊपर उठाती है। और 1 घंटे में कितने लीटर उठाती है, ये भी पेपर में कई बार पूछे गया क्वेश्चन है। 1 घंटे में लगभग 2000 से लेकर 22000 लीटर पानी क्या करती है, ये अपना ऊपर उठाती है। ठीक है, कितनी ऊपर तक उठाती है, 4 से लेकर 6 मीटर, ठीक है, गहराई से ऊपर तक लेके आती है। एक दिन में कितने एकड़ जमीन कंप्लीट कर लेती है, कितने हेक्टेयर, तो बोले 0.2 से लेकर 0.03 हेक्टेयर तक क्या कर लेती है, कवर कर देती है एरिया को। अब बेड़ी देख लेते हैं। ठीक है, प्लास्टिक से बनी हुई चीज से बेड़ी बनी हुई थी। तो बेड़ी क्या है हमारा 1 से लेकर 1.2 मीटर तक क्या करती है, उठाती है। कितने, 1 घंटे में कितने लीटर निकालती है पानी है, 1 घंटे में 13,500 से लेकर 15,000 लीटर तक पानी उठाती है। उसके बाद में 1 दिन में कितनी जमीन कवर करती है, 0.20 से लेकर 0.25 हेक्टेयर तक कंप्लीट करती है। तो ये फैक्ट वाले क्वेश्चन आपको किसी ना किसी तरीके से याद करना ही होगा। बिल्कुल। उसके बाद में पेंच द्वारा क्या होता है, तो पेंच द्वारा व्यास कितना होता है, पेंच का व्यास पूछ लिया जाता है पेपर में, नॉर्मल क्वेश्चन। पेंच का व्यास कितना होता है, तो 30 से लेकर 35 सेंटीमीटर पेंच का व्यास होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 से लेकर 5.0 मीटर तक होती है। इसके बाद देखते हैं चेन पंप क्या होता है। इससे पहले आते हैं हैंड पंप आता है। हैंड पंप नॉर्मल जो पानी उठाने के लिए यूज करते हैं, घर में आपने देखा होगा हैंड पंप लगे होते हैं जिसको बोरिंग कहते हैं। फिर आपका हमारा चेन पंप क्या होता है, व्यास क्या होता है 6.5 से लेकर कितना होता है 12.5 सेंटीमीटर। ये भी पेपर में पूछेगा क्वेश्चन है। 1 घंटे में कितना पानी निकालती है, 25,000 से लेकर 29,000 लीटर पानी निकालती है। अब हम देखते हैं दौन। ठीक है, तो दौन क्या होता है 1.5 मीटर गहराई से पानी उठाता है। उसके बाद में यदि हम चेन पंप की बात करें तो 1 दिन में लगभग ये आधा एकड़ क्या करता है, हेक्टेयर क्या करता है, जमीन को पानी पहुंचा देता है। उसके बाद में देखते हैं पशु चालित द्वारा क्या होता है, बलदेव बाल्टी। ये कितना होता है, 1 से लेकर 2 मीटर तक की क्या करता है, पानी को ऊपर उठाता है। ये गोलाकार चरस भी इसको कहते हैं। क्लियर हो गया। अब एक बात और मैं बताना भूल गया कि ढेकली को चलाने के लिए 1 व्यक्ति की आवश्यकता होती है और बेड़ी को चलाने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता कम से कम होती है। तो पेपर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है।
ठीक है। तो गोलाकार चरस के पास देखते हैं हम मायादास लिफ्ट। ये क्या होता है, 1 मीटर तक पानी को ऊपर उठाता है और लगभग 12,000 लीटर पानी क्या करता है, 1 घंटे में निकालता है। ये जितना भी रेशो दिया हुआ है प्रति 1 घंटे का है। 1 घंटे में कौन कितने लीटर पानी निकाल सकता है, और 1 दिन में कितनी जमीन कवर करता है, 0.25 हेक्टेयर जमीन करता है कवर 1 दिन में। फिर हम देखते हैं कि ये मायादास जो है हमारा जो डबल यदि हो, ये सिंगल क्या है, सिंगल मायादास लिफ्ट है। यदि डबल मायादास लिफ्ट यदि होगी तो क्या होगा, 4 से 5 मीटर तक का पानी ऊपर उठाएगा। 1 दिन में मतलब 1 घंटे में 29,000 लीटर पानी निकालता है, और 1 दिन में कितनी जमीन कवर करता है, 0.6 हेक्टेयर जमीन को कवर करता है। देखते हैं हम चरसा या मोर जिसको कहते हैं, ये क्या है हमारा, ये कितने मीटर पानी उठाता है, 6 से लेकर 15 मीटर तक की गहराई से पानी उठाता है। 1 घंटे में कितना पानी उठाता है, 8,000 लीटर उठाता है, और 1 दिन में कितने हेक्टेयर जमीन कंप्लीट करता है, 0.08 हेक्टेयर जमीन कंप्लीट करता है। अब देख लेते हैं रहट, पुराने समय में चलता था पशुओं द्वारा। क्षमता क्या होती है इसकी, क्या होती है, 2 से 14 लीटर। उसके बाद में यदि देखें कितने मीटर का पानी उठाता है ये, तो 3 से लेकर 9 मीटर तक का पानी उठाता है गहराई से। और 1 घंटे में कितना पानी निकालता है, 15,000 से लेकर 30,000। और कितनी जमीन को कवर करता है, कितने हेक्टेयर को, 0.3 से लेकर 0.6 हेक्टेयर जमीन को कवर करता है। विद्युत चालित देख लेते हैं, एक ही आता है इसमें मोटर पंप, ठीक है। कितने मीटर तक का उठा लेता है, ये 12 से लेकर 15 मीटर तक का पानी उठा लेता है। 1 घंटे में कितने पानी निकाल देता है, 1 लाख लीटर पानी 1 घंटे में निकाल देता है। कितने हेक्टेयर जमीन को कवर करता है, लगभग 1.5 हेक्टेयर जमीन को कवर करता है। और 1 हेक्टेयर में कितना आता है, 2.47 एकड़ आता है। तो कितने क्वेश्चन यहां से बनते हैं, कौन पशु चालित है, कौन विद्युत चालित है, या कौन क्या है, मनुष्य चालित है। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में कॉमन हो गए। अब पूछा क्या जाता है इसमें कि कौन कितने गहराई से उठाता है पानी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि कौन कितने लीटर उठाता है प्रति घंटे में। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है यहां से सबसे ज्यादा, कि कौन कितने हेक्टेयर जमीन को कवर करता है। ये 3 क्वेश्चन तो पेपर में पूछे ही जाना है। क्लियर हो गया, और साथ में ये फॉर्मूले, तो इनको आप बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे। हमारा जल निकास, तो जल निकास क्या होता है, खेतों से आपके पानी को निकालना, क्योंकि फसल खराब ना हो, फसल देरी से, क्योंकि पानी यदि ज़्यादा का भराव ज़्यादा रहेगा तो आप फसल देरी से लगाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा क्या है, जल निकास के लॉसेज हैं कि जल निकास यदि ना हो तो जल निकास होने के बाद में क्या होता है, हमारी फसलें लग जाती हैं और खेत की उर्वरक शक्ति भी बरकरार रहती है, क्योंकि जल भराव रहने के कारण लवणता ज़्यादा आ जाती है। तो जल निकास किया जाता है। इसकी विधियाँ कौन कौन सी हैं, एक पृष्ठीय जल निकास है, तो धरातल से 30 सेंटीमीटर नीचे, ठीक है, और मेड़ या खेत की सतह से 75 सेंटीमीटर ऊंची क्या होती है, पृष्ठीय जल निकास विधि होती है। मतलब आपको जो जल निकास की व्यवस्था करना पड़ेगा, जो नालियां बनाना पड़ेगा, वो क्या होना चाहिए, धरातल से, मतलब जमीन से 30 सेंटीमीटर नीचे गड्ढा खोद के, और मेड़ की सतह से कितना, 75 सेंटीमीटर ऊंचे, मतलब मेड़ से 75 सेंटीमीटर ऊंचे से जल निकास निकालना पड़ेगा। इसमें और इसके टाइप क्या है, अस्थायी नालियाँ, मतलब अस्थायी नालियाँ मतलब जो मेन नालियाँ होती हैं, ठीक है, उनकी सहायक नालियाँ होती हैं, या अस्थायी नालियाँ। तो ये कितनी गहरी होती हैं, 10 से 15 सेंटीमीटर गहरी होती है। डैम श्योर बिल्कुल यहाँ से क्या एक क्वेश्चन आना ही आना है। फिर कट आउट नालियाँ जो होती क्या होती है, वो नहर व खेत के बीच में क्या होती है, 1 से लेकर 1.5 मीटर तक क्या होती है, आपकी चौड़ी होती है, और 0.8 से लेकर 1 मीटर क्या होती है, गहरी होती है। क्लियर हो गया। फिर एक स्थायी नालियाँ जो होती हैं वो तो आपको पता ही नॉर्मल। फिर अब भूमिगत जल निकास। भूमिगत जल निकास कैसा होता है कि नालियाँ भूमि के अंदर होती हैं। नालियाँ कहाँ होती है, भूमि के अंदर होती हैं, और कितनी होती है, 3 से 6 मीटर क्या होती हैं, गहरी होती है। आपने देखा होगा खेतों के अंदर क्या बना लेते हैं, गड्ढा खोदकर नालियाँ बना लेते हैं, कितनी, 3 से लेकर 6 मीटर गहरी नालियाँ। तो वो किस में आती है, भूमिगत जल निकास, नॉर्मल निकालने के लिए। फिर आता है टाइल ड्रेनस। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, व्यास कितना होता है इसका, 10 सेंटीमीटर होता है। सहायक नालियों के बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 45 से लेकर 75 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। फिर आता है पाइप नालियाँ, पेपर में पूछे जाते हैं, भूमि से 1 मीटर नीचे, और इसका व्यास कितना होता है, इसका भी 10 सेंटीमीटर का व्यास होता है। फिर देखते हैं मोल विकास नालियाँ। मोल विकास नालियाँ क्या होती है, भूमि के अंदर कितना, 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर, और व्यास कितना होता है इसका, ठीक है, 8 से 10 सेंटीमीटर का व्यास होता है, और 45 से लेकर 75 सेंटीमीटर की क्या होती है, गहराई होती है। फिर देखते हैं पत्थर की नालियाँ। भूमि की सतह के नीचे पत्थरों से इस नालियों को बनाते हैं, तो कितने नीचे बनाते हैं इसको, गहराई कितनी होती है, 1.25 सेंटीमीटर। और सहायक नालियाँ क्या होती है इसकी, 4.5 से लेकर 10 मीटर की दूरी पर होती है, और ये किस आकार की होती हैं, वी आकार की नालियाँ बनती हैं। क्लियर हो गया। अब देखते हैं पोल नालियाँ। आकार कितना होता है इसका, तो 80 से 90 सेंटीमीटर गहरा, और चौड़ाई कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर होती है। सभी फैक्ट वाले क्वेश्चन है, पेपर में आना ही आना है। फिर यदि फैक्ट देखें तो जल निकास,
चिकनी भूमि में क्या होना चाहिए, 20 से 25 मीटर की क्या होना चाहिए, नालियां होना चाहिए चिकनी भूमि में। हल्की भूमि में क्या नालियां होना चाहिए, 45 से लेकर 50 मीटर की दूरी पर होना चाहिए। फिर देखते हैं मुख्य जो नालियां होती वो, उसके वर्सेस में क्या देखते हैं, सहायक नालियां। तो ढाल कैसी होना चाहिए, यदि 30 मीटर लंबाई की क्या है आपकी मुख्य क्या है नाली और मुख्य नालियां और सहायक नालियां है, तो उसमें 5 सेंटीमीटर की क्या देना पड़ेगा आपको, ढाल देना पड़ेगा। तो ये सब सारे फैक्ट वाले क्वेश्चन है, ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर को बिल्कुल हल्के में ना ले, डीप स्टडी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।